गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पूर्व संधि देखेंगे। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है पूर्व रूप संधि। इससे पहले हम लोग स्वर संधि में पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो ये भी जो है आपके स्वर संधि के ही अंतर्गत आता है, जो थोड़ा सा हट करके भेदों में है। तो इसे भी देख लेना जरूरी है, स्पेशली जो सीनियर क्लासेस हैं उसमें इसकी आवश्यकता ज़्यादा महसूस होती है। इससे प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन में बोर्ड में आते हैं। तो पहले हम इसके सूत्र को देख लें ताकि हम लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी पड़ेगा। तो जैसा कि एंगः पदन्तादति, इसका सूत्र है एंगः पदान्तादति। एंगः पदन्तादति ये पूर्व रूप संधि का ये सूत्र है। जैसा कि इसके नाम से ही आप देखेंगे कि हर संधि का जो नाम है उसी नाम से उस संधि का नामकरण भी हुआ है। यहाँ भी देखिए पूर्व रूप, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पूर्व मतलब पहले जैसा, जिस संधि में रूप रह जाए उसी को हम लोग पूर्व रूप संधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी हम संधि या संधि विच्छेद करते हैं तो संधि करने पर सामान्यतः क्या होता है कि पहले वाला जिस संधि में रूप रह जाए पूर्व की तरह, उसी को हम लोग पूर्व संधि कहते हैं। इसमें यदि शब्दों को तोड़े तो देखिए फिर यहाँ है एंगः। एंगः में वही एंग प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? ए और ओ, ए ओंग। जो प्रत्याहार जो मैंने आपको पहले जो माहेश्वर सूत्र हमने लिखाया था उसमें आप खोजिएगा तो उसमें मिल जाएगा ए ओंग। तो इसमें ए ओंग में ए और ओ, ये जो है 2 पद इसमें प्राप्त होते हैं एंग के अंतर्गत, इस एंग में। उसी प्रकार से इसको यदि आप तोड़ेंगे इसे तो इसमें हो जाएगा पदन्तात जुड़ अति। पदान्तात प्लस अति, यह है पदन्तात प्लस अति। अब जो है ध्यान दीजिएगा, एंगः में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। ये जो है पदन्तात का विशेषण है। कहता है कैसा? पदान्तात का मतलब क्या है? जिसके अंत में पद हो, मतलब अंतिम पद वाला। तो कैसा अंतिम पद? कहता है जो कि एंग वाला हो। ठीक है, पहले तो हम लोग ये जान ले कि पद किसको कहते हैं। पहले पद को जानना जरूरी है, तब हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। वास्तव में हम लोग कई बार इन चीज़ों को काफ़ी समझने में हमें कन्फ्यूजन होता है, हमें काफ़ी जो है डाउट होता है। जैसे कि राम, राम को हम एक पद कह सकते हैं? प्रश्न ये उठता है, नहीं। राम एक प्रातिपदिक है, एक शब्द है। राम जो है इसको हम लोग पद नहीं कह सकते। राम को हम एक प्रातिपदिक कह सकते, एक शब्द कह सकते हैं। और जब इस शब्द में जब कोई ना कोई, इस शब्द में जब हम सुबंत और तिङंत प्रत्यय को लगा देते हैं, जैसे इसमें जब कोई प्रत्यय लग जाता है, जैसे कि सु, ये सु जो प्रत्यय है जो हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, इस प्रकार से जो 7 विभक्तियों में 3 वचनों में जो हम लोग शब्द रूप याद करते हैं, तो देखिएगा कि वहाँ जो रामः शब्द बनता है उसमें राम से सु प्रत्यय लग करके रामः शब्द का निर्माण होता है। तो ये राम में लगा हुआ जो सु प्रत्यय है, अब रामः को हम एक पद कह सकते हैं। रामः को हम एक पद कह सकते हैं क्योंकि इसमें सुबंत प्रत्यय लगा हुआ है। तो जब तक कोई इसमें विभक्ति नहीं लगी हुई हो, जब तक इसमें कोई सुबंत प्रत्यय नहीं लगा हो या फिर तिङंत प्रत्यय नहीं लगा हो, तब तक हम इसको एक पद के रूप में इसको नामकरण हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राम को सिर्फ एक शब्द कह सकते हैं, पद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो दिया है पदान्तात, उसका कहने का मतलब यही है कि वो पदांत होना चाहिए। ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए? पदांत होना चाहिए, पद के अंत वाला। अब देखिए ए ओ कहता है कि पदान्तात ए और ओ हो, और उसके बाद क्या होना चाहिए? अति, अथ प्रत्यय, मतलब अ हो। एक तो पद होना चाहिए, और वो पद कैसा होना चाहिए? पद के बाद फिर क्या होना चाहिए? अकारांत वाला शब्द होना चाहिए। नहीं, तब जो है वो क्या कहलाएगा? वो पूर्व रूप होगा।
नहीं, तब वो पूर्व रूप होगा। जैसे कि हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं, रामे जोड़ अपी। ठीक है, ये देखिए यहां पर ये एंग है, प्लस के इस तरफ आप यदि ध्यान से देखें तो म में एकार लगा हुआ है। ठीक है, और बाद में क्या है, अति का अ है। अति मतलब अकारांत मान करके चलिए, प्लस के इस तरफ अ होना जरूरी है, सिर्फ अ, आ नहीं, सिर्फ अ स्वर। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये पहला रूप हो गया, पूर्व रूप यही है। तो इसके अंत में जो लगा हुआ ए है, जो ये जो ए जो दिख रहे हैं आप, ये यही वाला रूप मतलब रामे वाला रूप ही रह जाएगा, इसीलिए इसका नाम पूर्व रूप पड़ा। कहने का मतलब है कि ये जो रामे का रामे रह गया, और आगे क्या है अ, तो ये अ को हम लोग निशान के तौर पर अवग्रह के चिन्ह में इसको बदल देते हैं, और फिर पी, ये हो जाता है रामे अपी, रामे पी। ये जो है वास्तव में सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि पहले यहां पर अ स्वर था। फिर जैसे हम विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो रामे जोड़ अपी ये हो जाएगा। तो यहां पर पूर्व रूप हो गया। आप देखेंगे ध्यान से, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके रूप में कोई परिवर्तन हुआ। रामे में लगा हुआ जो ए है, ये ए ज्यों का त्यों रह गया, है ना। जबकि आप याद कीजिए कि अयादी संधि में हम लोग पढ़े थे, है ना, ने जोड़ अनम क्या हो गया था, नयनम। नहीं, तो चूंकि वो एक पद नहीं था, ये राम एक पद है, नहीं, राम एक शब्द में लगा हुआ विभक्ति युक्त एक पद है, और इसलिए ये एकारांत है। ये ध्यान रखना, यही कहा कि ए और ओ होना चाहिए, पद के अंत में क्या होना चाहिए, ए और ओ होना जरूरी है। पद के अंत में ए या ओ दोनों में से कोई भी स्वर होना आवश्यक है, और उसके बाद फिर अ होना जरूरी है, तभी ये पूर्व वाला रूप रह सकता है, चाहे वो एकारांत रूप हो या ओकारांत रूप हो। तो यहां देखिए एकारांत था, राम एक पद है, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, और एकारांत है, इसलिए इसका पूर्व वाला जो रूप है रामे का रामे ज्यों का त्यों रह गया, और सिर्फ अपी जो है वो जुड़ गया, तो रामे अपी हो गया। ठीक है, इसमें हमें लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यही कहा कि पदांतात, पदांत होना चाहिए, मतलब पद के अंत में ए या ओ, पदांतात ए और हो ओ होना चाहिए, और उसके बाद अ होना चाहिए, तभी जो है हम उसको पूर्व रूप में रख सकते हैं। इसी तरह से यदि हम लोग ओ का भी उदाहरण देखें, तो जैसे कि गुरो जोड़ अत्र, गुरो जोड़ अत्र, यहां देखिए गुरु शब्द है, इसके अंत में क्या लगा है, ओकार। ठीक है, इसके अंत में ओ लगा है, और इसके बाद फिर क्या है, अ है। फिर उसी तरह से देखिए पदांत ओ हो गया ना, ये पद के अंत में क्या लगा है स्वर, इसमें ये देखिए ओ लगा है, र में लगा हुआ जो ओ है, और ओ के बाद फिर अत्र है। आप यदि ध्यान से देखें तो यहां क्या रह जाएगा, पूर्व वाला रूप रह जाएगा। यही ध्यान देना है कि इसमें ओकारांत हो और पद होना जरूरी है, वर्ण नहीं। जैसे कि ने जोड़ अनम में क्या था, ने एक वर्ण था, है ना, तो इसलिए उसमें अयादी संधि, और ये अयादी संधि का ये अपवाद है, एक तरह से कह सकते हैं। जो आपने अयादी संधि पढ़ा था, उस अयादी संधि का ये एक तरह से अपवाद है, ये पूर्व रूप संधि। तो यहां जो है क्या हो जाएगा, फिर गुरो अत्र, नहीं, गुरुअत्र हो जाएगा, गुरु का गुरु रह गया, और ये अ के लिए अवग्रह का चिन्ह दे दिया, जो कि इंग्लिश के एस की तरह दिखता है। ये इस बात को बताता है कि यहाँ पर पहले अवर्ण था, ठीक है, और इसके बाद त्र, अत्र का जो त्र है वो तो हो गया गुरोत्र, नहीं, इसको गुरोत्र पढ़ेंगे। फिर जब विच्छेद करेंगे तो ये हमारे दिमाग में है ही, इस अ को अत्र के साथ फिर अलग कर देंगे, है ना, और यहाँ गुरु का फिर गुरु रह जाएगा, ऐसे ही इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए चूंकि पहले वाला रूप ज्यों का त्यों रह जाता है, पहले वाला रूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, पहले वाला रूप ज्यों का त्यों रह जाता है, इसलिए इसका नाम जो है पूर्व रूप संधि पड़ा।
मतलब ऐसी संधि कि संधि तो हुई, लेकिन संधि होने के बाद भी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ और पहले वाला ही रूप रह गया। जैसे ए था तो ए का ए रह गया, ओ था तो ओ का ओ ही रह गया, है ना। गुरु में ओ है तो संधि करने के बाद ही गुरुत्व रह गया, इसलिए इसको हम लोग पूर्व रूप संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये पूर्व रूप संधि के बाद हम लोग एक और इसी से संबंधित, ये तो पूर्व रूप हो गया, एक संधि है पर रूप। एक संधि है पर रूप। पर मतलब बाद वाला जिसमें रूप रह जाए। पर रूप संधि कहने का मतलब है कि ऐसी संधि जैसे कि पूर्व रूप में देखिए हम लोग कि पूर्व वाला रूप रह जाता है, और पर रूप संधि में क्या होता है, पर मतलब बाद, तो जिस संधि में बाद वाला रूप विद्यमान रह जाए उसको हम लोग पर रूप संधि कहते हैं। अब इससे हम लोग मिटाते हैं, फिर साफ करने के बाद उसको हम लोग देखेंगे अभी। इसका जो सूत्र है वो है एंगी पर रूपम, पर रूप, पर रूप संधि। ठीक है, इसका सूत्र है एंगी, एंगी पर रूपम, ये सूत्र है एंगी पर रूपम। कहता है कि एंग परे होने पर, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है एंग में। फिर यहां पर देखेंगे तो एंग क्या है, प्रत्याहार है ना, वही जो पहले था। एंग में क्या क्या आया, ए और ओ, इसको हम लोग एंग कहते हैं, नहीं ए ओ को हम लोग एंग कहते हैं। माहेश्वर सूत्र में जब देखिएगा, जो इससे पहले भी तो हम लोग यही पढ़े थे, एंग की चर्चा हुई थी काफी। तो कहता है कि ये कब हो, कहता है एंग यदि बाद में हो, है ना, तो उस स्थिति में वहां पर पदांत था। ध्यान दीजिए कि हम लोग जब पूर्व रूप संधि पढ़े थे तो वहां पर वो पदांत था, लेकिन यहां पर कहता है कि ये भी एंग परे हो, और वो तो उसमें क्या होगा, पर रूप हो जाएगा, मतलब बाद वाला रूप रह जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एंग तो परे होगा, एंग तो बाद में होगा, मतलब प्लस के चिन्ह के उस तरफ आगे, तो प्लस के चिन्ह के उस तरफ यदि होगा तो वो कब पर रूप होगा, तो कहता है यदि कोई औकारांत उपसर्ग हो तब। उसके लिए उसने एक कंडीशन रखा, ठीक है, कि यदि कोई भी औकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद यदि एकारांत या ओकारांत क्रिया हो, क्रियापद हो, जैसे कि प्र जोड़ एजते, जैसे कि प्र जोड़ एजते। यहां पर ध्यान देने की बात है कि प्र उपसर्ग है और एते में धातु रूप है, एज धातु। तो इसके बाद क्या आया है, प्लस के चिन्ह के बाद क्या आया है, ए आया है, जो कि हमारे इस नियम, हमारी संधि के नियम के तहत फॉलो हो रहा है। नहीं, एंगी, एंग पर में है, बाद में एंग का आ गया ए, और ये एंग किसके बाद है, कहता है औकारांत पद के बाद में। तो यहां पर जो है प्र जो है कैसा है, वो इसमें औकारांत है, इसमें अ लगा हुआ है, इसमें अ लगा हुआ है। तो ये औकारांत उपसर्ग के बाद यदि ए आता है तो इस स्थिति में ये जो बाद वाला रूप है, पर रूप यही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर रूप कहते हैं, यही पर रूप है। ठीक है, इसी को हम लोग पर रूप कहते हैं। ए बाद वाला रूप हो गया, मतलब प्लस के इस तरफ, तो क्या कहेगा, कहता है कि ये प्र वाला रूप रह जाता है, जैसे उसमें पूर्व वाला रूप रह जाता था, तो यहां पर क्या है, प्र वाला माने बाद वाला जो रूप है, पर रूप, वो बाद वाला रूप रह जाएगा। मतलब हो जाएगा, यदि इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रेजते। क्या हो जाएगा, प्रेजते। ठीक है, प्र के बाद ए आया तो क्या हो गया, प्रेजते हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, उप जोड़ ओसती, उप जोड़ ओसती। यहां देखिए ओ का उदाहरण है, उप जोड़ ओसती में
ओ का उदाहरण है, मतलब उपसर्ग अकारांत उपसर्ग है, अकारांत उपसर्ग के बाद यदि ओ आता है तो पर वाला मतलब बाद वाला जो रूप है वही रह जाएगा ज्यों का त्यों। तो यहां पर क्या है, ये ओ हो गया है ना, तो ये भी पर रूप है और ये अकारांत है ही, ये अकारांत है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, उपोषति, उपोषति, संधि होने के बाद ये उपोषति बन जाएगा। इसमें कोई खास प्रोसेस नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने संधि में पहले बहुत सारे प्रोसेस को देखे थे, यहाँ चूंकि ये अपवाद रूप पे हम लोग इन संधियों को देख रहे हैं, एंगी परिरूपम है, या इससे पहले जो हम लोग एंग पदंतादति जो सूत्र देखे पूर्व रूप और पर रूप का, तो एक तरह से उसका ये अपवाद है, क्योंकि वहाँ भी आप देखे थे कि अ के बाद यदि ओ आता है तो ओ को क्या हो जाता है, औ हो जाता है वृद्धि संधि में, तो ये संधि एक तरह से वृद्धि संधि का अपवाद है। वृद्धि संधि तथा जोड़ एव तो तथैव, नहीं महा जोड़ औषधि तो महौषधि हो जाता था, तो लेकिन यहाँ पर कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, यहाँ पर पर वाला और पूर्व वाला रूप का अंतर है सिर्फ, यहाँ पर पर वाला रूप हो गया और उससे पहले आप देखे थे जो अयादि संधि का अपवाद था तो वहाँ पर पूर्व वाला रूप रह जाता था। तो यही पर रूप संधि है जो कि एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन, स्पेशली यदि हम बात करें तो सीनियर क्लासेस में जब 9, 10, 11, 12 में बच्चे जो संस्कृत रखते हैं उन्हें बार बार ये प्रश्न आते हैं, और न केवल 9, 10 में बल्कि जो भी आप कंपटीशन देते हैं, जो कि मुझे याद है कि हम लोगों ने भी जब इस एग्जामिनेशन को अपने टीचिंग के एग्जामिनेशन को जब दिया था तो वहाँ भी इस प्रकार के प्रश्न जो है इस पेपर में पूछे जाते थे संबंधित विषय से। जैसे मैं एक संस्कृत का शिक्षक हूँ, तो जब हम लोगों ने जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया था तो उस समय भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिए गए थे, पूछे गए थे संधि करने के लिए, संधि विच्छेद करने के लिए। तो इस तरह जब क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो वहाँ पर जिनको पता नहीं है वो बच्चे वहाँ पर कुछ से कुछ कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी यदि उपसर्ग के बाद, और उपसर्ग कैसा हो, अकारांत हो, यही यदि आकारांत या इकारांत या उकारांत लास्ट में लगा रहेगा तब फिर ये पर रूप नहीं होगा, ये ध्यान देना है। तो अभी हम लोग इसको यहीं रुकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद वाले संधि को देखेंगे। उसमें एक है प्रकृति भाव जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें भी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लगता है कि कुछ क्वेश्चन उससे भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग इसके बाद उसको देखेंगे। थैंक यू।